नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका एक बार स्वागत है नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल डिसीज ऑर्गेनाइजेशन नेस्को के यूट्यूब चैनल में। आज हमारी सिकल सेल संवाद की कड़ी में हमारे साथ आज हमारे मेहमान उपस्थित हैं डॉक्टर सुमन जैन मैडम। डॉक्टर सुमन जैन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर सुमन जैन मैडम हैदराबाद से है, जो कि पेडियाट्रिशियन हैं। साथ ही उन्होंने एमबीबीएस कलकत्ता से और डीसीएच मुंबई से किया है। मैडम का बहुत अनुभव है सिकल सेल डिसीज में। शी इज प्रेजेंटली वर्किंग एज सेक्रेटरी एंड चीफ मेडिकल रिसर्च ऑफिसर at Thalassemia and Sickle Cell Society. Additionally, she is also working in Nirakshana as a senior research officer. और साथ ही उनके नेशनल और इंटरनेशनल तकरीबन 39 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं और काफ़ी अवार्ड से भी मैडम सम्मानित हैं। तो ये मैडम का एक संक्षिप्त परिचय था। आज हमारा सौभाग्य है कि मैडम हमारे साथ में उपलब्ध है और आज का विषय है सिकल सेल डिसीज में छोटे बच्चों को लेकर के कि उनका मैनेजमेंट किस तरह का होगा। तो इस विषय पर मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू गौतम जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और ये डेफिनेटली सिकल सेल डिजीज, ये हम इसको रोका जा सकता है इसे, पर इसके लिए काफी सबको एक साथ जुट मिलके काम करना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। पर अभी तक हमको जो अगर ये बच्चे पैदा हुए हैं तो उसको हम कैसे मैनेज करना और कितना अच्छे से उसकी देखभाल करना, ये बहुत जरूरी है, जिससे हम उनको कॉम्प्लिकेशन से बच्चों को बचा सकते हैं। जी और मैम। आगे ये जो बीमारी है ये अनुवांशिक बीमारी है, मतलब कि माँ बाप से बच्चों को आती है। इज इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर जो माँ बाप से बच्चों को आता है। तो इसमें क्या होता है, दो जीन्स, सिकल जीन्स, जो डिफेक्टिव जीन्स है, एक एक पेरेंट से एक एक जीन्स आता, तब हमारे बच्चे अफेक्टेड होते हैं। इनिशियली तो इस बच्चों को कोई भी बीमारी पता नहीं चलती 4-5 महीने तक। कभी कभी तो जब डायग्नोसिस होता है, डिलीवरी के टाइम पे डायग्नोसिस होता है, तो बहुत देरी हो जाती है, जबकि हम इसको एकदम न्यूबॉर्न पीरियड में भी डायग्नोस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट्स हो रहे हैं, जिससे हम लोग को जल्दी पता चल जाता है और हम उस पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आपका बच्चा सिकल कैरियर है और या सिकल सेल डिजीज से अफेक्टेड है। तो ऐसे बच्चों को हम माँ बाप को बताने से उन लोग इस बच्चे का पूरा अच्छे ढंग से केयर कर सकते हैं, सो डैट ये बीमारी से बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आती है। बेसिक थिंग है इसमें हमको बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करना। इसमें क्या होता है, सिकल सेल में जो एक जीन्स डिफेक्ट के कारण जो रेड सेल आपका बाइकॉन्केव सेल रहता है, थोड़ा राउंड रहता है, वो बन जाता है सिकल शेप, जो ग्रास कटिंग टूल के जैसे, आधा चंद्रमा के जैसे वो सेल का शेप हो जाता है। एंड ये बहुत रिजिड होता है ये सेल। फिर जब ब्लड वेसल से जब ये फ्लो हो रहा होता है तो ये प्रॉपर ढंग से फ्लो नहीं हो जाता है, ये बहुत स्टिकी होता है एंड ब्लड वेसल के वॉल में जाके चिपक जाता है। तो उसके पीछे पीछे और सारे सेल्स भी उसके साथ जमा हो जाते हैं एंड ये ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। जो दूर जो ब्लड है, जो डिस्टल पार्ट है, वहां पे वो ब्लड नहीं जा सकता है, तो जिसके कारण बच्चों को प्रॉब्लम आती है। उनको पेन हो सकता है, उनको इन्फाक्शन हो सकता है, उनको एनीमिया, उस जगह के लिए ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा, तो मैंने ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा तो उस जगह में बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये मेन मेन चीजें हैं। नाउ मैं गौतम जी को बोलती हूँ, जो मेरे से जो पूछेंगे तो मैं उसका आंसर दूंगी। जी जी, धन्यवाद मैडम। मैडम, सबसे पहला सवाल कि उन पेरेंट ने कैसे समझना कि उनका जो बच्चा है वो शायद सिकल सेल पीड़ित है, क्योंकि जनरली डायग्नोसिस नहीं हो पाता समय पर और काफी वक्त निकल जाता है डॉक्टर को ये जानने में कि इसे सिकल सेल डिसीज है। लेकिन आप कुछ ऐसा बताएं जिससे पेरेंट आज हमारा ये सेशन देख के समझ पाए कि हाँ, अगर वो टेस्ट नहीं हुआ है लेकिन उनके सिम्टम्स ऐसे हैं तो शायद इसका सिकल टेस्ट करा लेना चाहिए। तो उस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। सिकल सेल डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत यूनिक नहीं होते। बहुत सारी दूसरी बीमारियों के साथ भी उसके सिम्टम्स मेल खाते हैं,
जैसे उसको येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हो जाता है। मैंने आपका जो स्किन है, कंजंक्टिवा है या टंग्स है या आईज है, वो थोड़े आपके येलोइश दिखते हैं, ज्यादा येलो दिखते हैं। लोग बाग बोलते भी हैं कि ये स्किन इतना येलो क्यों है, तो हमको थोड़ा डाउट आना चाहिए कि ये जगह शायद सिकल हो सकता है। एंड दूसरी चीज है, उनको एनीमिया हो जाता है, मतलब कि खून की कमी दिखती है, वो बहुत पेल दिखते हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है अर्ली उसमें। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ब्लड सप्लाई रुकने के कारण जो डिस्टल पार्ट को सप्लाई नहीं मिलती है, तो वो जगह पेन होने लगता है, तो दर्द होता है, बच्चे बहुत रोते हैं, जोर जोर से चीख चीख के रोते हैं। क्यों रो रहा है, कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसे में हमको डाउट आना चाहिए, डाउट के आने से कि ये सिकल हो सकता है। एंड दूसरा, अगर उनके फैमिली में कोई सिकल केसेस हैं और जो भी हाई प्रायोरिटी एरिया, जैसे आपके छत्तीसगढ़ हुआ, आपका जैसे वाइजैक एरिया हुआ, जो हमारे तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जो एरिया है, वहां से अगर ऐसे बच्चे ये सिम्टम्स से अगर आते हैं, उड़ीसा हुआ और केरला हुआ, ये सब जगह में अगर ये सिम्टम्स से आते हैं, तो हमारा फर्स्ट डायग्नोसिस सिकल होना चाहिए। तो हम लोग उसके लिए स्पेशल टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले तो एक सैंपल सीबीपी कर लेते हैं, उसमें अगर हमको सिकल शेप मिला तो हम लोग उसको एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं विद द मशीन, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राम। तब हमको पता चल जाता है सिकल एचबीएस का परसेंटेज कितना है। इफ इट इज लेस देन 40 तो वो सिकल कैरियर की तरफ जाता है, इफ इट इज मोर देन 50 इट गोज इन फेवर ऑफ सिकल सेल डिजीज। तो ऐसे बच्चों को हमको सिकल सेल डिजीज के जैसे ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और उसके डायग्नोस और एक भी है कि हम लोग माँ बाप का भी टेस्ट करके हम लोग टोटली कंफर्म कर सकते हैं। ये मेन थिंग। जी जी, थैंक यू मैडम। और जैसे कोई बच्चा सिकल डायग्नोस हो गया, तो अब उनके माँ बाप ने क्या केयर लेनी चाहिए और उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट किस तरह का होना चाहिए जब वो पेन क्राइसिस या दर्द से परेशान होते हैं, तो पेरेंट के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन्होंने कैसे देखना चाहिए और ट्रीटमेंट क्या उसे मिल जाना चाहिए, ऐसा वो उस बारे में थोड़ा आप गाइड कीजिएगा। हम्म। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है पहले कि हमारा बच्चा सिकल सेल डिजीज से अफेक्टेड है, इसको एक्सेप्ट करना। ये हमारा जो बीमारी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, मतलब कि हमको लाइफ लॉन्ग बच्चों को ट्रीटमेंट देना है। तो ये चीज को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम पूरी चीजों को ठीक से समझ नहीं सकेंगे। फर्स्ट अगर हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, तो आधी तो आपने जो युद्ध बोलते हैं ना, जो फाइट आपने जीत ली है। अब बाकी का जो चीज है, जो डॉक्टर बोलेंगे, वो आप इजीली आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे को इम्यूनाइजेशन देना। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, बच्चे को हम जो टीकाकरण होता है ना, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, बीसीजी, पोलियो, ये वैक्सीन हमको देना जरूरी है। उसके साथ हमको और एक वैक्सीन है, हम उसको बोलते हैं न्यूमोकॉकल वैक्सीन, मेनिंगोकॉकल वैक्सीन, ये हमको देना बहुत जरूरी है सिकल केसेस में। और आजकल हम लोगों को क्या है, लाइफ लॉन्ग एक ही बार ये वैक्सीन देना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं ये PSV23 एंड PV13। तो ये जो है, ये दोनों एक एक डोज दे दिए तो लाइफ लॉन्ग हमारे हमको दोबारा और वैक्सीन देने की जरूरत नहीं रहती है। और सेकंड थिंग है हम लोगों को, क्योंकि ये बच्चे लोगों में बिकॉज ऑफ आपका जो ब्लड प्रॉब्लम के कारण, इन्फेक्शन के कारण, स्प्लीन धीरे धीरे छोटा हो जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोस्प्लेनेक्टोमी। स्प्लीन का साइज छोटा हो जाता है, तो स्प्लीन काम नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को पेंटेड करके एक टैबलेट होती है, जो हम लोगों को पेशेंट्स को देनी पड़ती है, वो हमको लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है। ये छोटे बच्चों में 200 mg, फिर 400, 800 ऐसा करके हमको बच्चों को देना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। ये जो कोई कोई स्कूल ये सोचता है कि हम उसको लाइफ लॉन्ग देने का जरूरत नहीं है, अगर हम लोग उसको 20 years तक दे दिए तो चलता। बट सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट्स है कि लाइफ लॉन्ग हमको पेंटेड टैबलेट्स देनी चाहिए। थर्ड थिंग है कि फोलिक एसिड टैबलेट, बिकॉज हम लोग का रेड सेल का टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग को फोलिक एसिड टैबलेट देने की जरूरत है। एंड फोर्थ थिंग है कि हम लोग एक हाइड्रोक्सीयूरिया करके एक टैबलेट आई है, विच इज वर्किंग वेरी गुड इन सिकल सेल केसेस। ये हम 9 months ऑफ एज से हम ये टैबलेट दे सकते हैं।
10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, क्योंकि हम लोग को दूर जगह पे हमको उसका मॉनिटर करने की सुविधा नहीं रहती है, इसलिए 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर ये टैबलेट हम लोग देते हैं तो हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट्स को बचा सकते हैं। बेसिकली पेन क्राइसिस जो दर्द होता है उससे हम ये पेशेंट्स को बचा सकते हैं, ये एक चीज है। एंड चौथी सबसे इंपॉर्टेंट है, हम क्या यह बच्चे को हम पूरा क्योर कर सकते हैं? यस, हम लोग क्योर कर सकते हैं। अगर हम लोगों को दूसरे बच्चे सिबलिंग्स हैं जिनका HLA फुल मैच हो रहा है तो हम लोग स्प्लेनेक्टोमी सॉरी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करके हम बच्चे को क्योर भी कर सकते हैं। दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पानी पिलाना बहुत जरूरी है। 125 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पानी देना जरूरी है। अगर बच्चे का वजन 5 केजी है तो आपको कितना पानी देना पड़ेगा? कम से कम 600 ml वाटर बच्चे को देना जरूरी है। उसी सब जैसे जैसे वेट बढ़ता चला जाता है, बड़े बच्चे हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं 8 से 10 ग्लास पानी देना। तो ये बहुत जरूरी है, पानी हाइड्रेशन। आप एक देखिए, एक अगर कूड़ा कहीं पर जमा हो जाता है कोई पाइप में, तो हम लोग पानी डाल के उसको हम क्या करते हैं, बहाते हैं, उसको क्लीन करते हैं ना। सिमिलर वे पे जो हमारे वेसल्स जो ब्लॉक हो जाते हैं, जब हम हाइड्रेशन देते हैं तो फ्लूइड के कारण जो स्टिकी पना है वो चले जाता है एंड फिर ब्लड फ्लो स्मूथ हो जाता है। सो दैट इज द रीजन वाटर हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, थैंक यू सो मच मैम। मैम, पेरेंट्स के लिए कुछ आप बताइए कि पेन क्राइसिस स्टार्ट हो तो उन्होंने क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या एक्शंस लेनी चाहिए बिफोर विजिट टू हॉस्पिटल। बिफोर विजिट टू हॉस्पिटल हमारे जो पेशेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन लोग घबराना नहीं चाहिए। ये जो दर्द है उनको मालूम है कि दिस इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिकल सेल डिजीज। तो हमारे पास घर में हमारे पास एक क्रोसिन टैबलेट, पैरासिटामोल टैबलेट होना चाहिए। अल्ट्रासेट करके जो टैबलेट है वो घर में हमेशा रहनी चाहिए, सो so दैट आप इमीडिएटली बच्चों को आप एक क्रोसिन टैबलेट पैरासिटामोल दे सकते हैं, तो अल्ट्रासेट दे सकते हैं। वो देने के बाद एंड पानी पिलाने के बाद भी अगर कम नहीं होता है तो नियर बाई डॉक्टर, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए। उन लोग उस समय उनको IV फ्लूइड्स देंगे एंड वो देने के बाद एंड IV इंजेक्शंस, ट्रेमाडोल इंजेक्शंस ये सब दिए तो ये दर्द काफी हद तक कम हो जाती है। एंड कंट्रोल होने के बाद आप घर पे बच्चे को ला सकते हैं ऑन ओरल मेडिकेशन। फ्यू डेज लाइक 7 डेज तक हमको ये पेन किलर्स देना पड़ता है सो दैट बच्चों का दर्द कम हो बेसिकली। एंड और एक चीज हमको अवॉइड करना चाहिए पेन क्राइसिस में, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए। जैसे कोल्ड वेदर है, बहुत ठंडी पड़ी हुई है या बहुत गर्मी पड़ी हुई है, ऐसे सब जगह पे हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। दिस आर द मेन थिंग्स। जी मैडम, आपने काफी कम शब्दों में लेकिन विस्तार में इस चीज के बारे में बताया। मैम, आपके तरफ से कोई हमारे पेशेंट पेरेंट्स के लिए कोई संदेश जो उनके फ्यूचर में क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा उनके साथ रहे, ऐसा संदेश चाहते हैं। देखिए, हमारे मेरे को एक पेरेंट्स एक ही चीज है, अगर एक बच्चा अगर आपके घर में सिकल सेल डिजीज से पैदा हुआ है तो हम दूसरे बच्चे पैदा करते समय हम प्रीनेटल डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है, सो दैट जो दूसरा बच्चा है वो अफेक्टेड नहीं हो। एंड दूसरा, इस बीमारी को हमको छुपाना नहीं चाहिए, हम दूसरे अपने रिलेटिव से भी शेयर करना चाहिए। बिकॉज अगर आपके घर में है तो आपके जो जेनेटिक थिंग है, आपके जो भाई बहन है या आपके जो चाचा चाची हैं और जो भी रिलेटेड हैं जो आपसे, उनके उनमें चांसेस है ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। तो वो भी टेस्ट करा के, सिकल सेल टेस्ट करा के अगर शादी करे तो बहुत अच्छा है। दो कैरियर्स के बीच में अगर हम शादी रोक सकते हैं तो हम बच्चे हम ये सिकल सेल बच्चे पैदा होने से भी रोक सकते हैं। और एक चीज है, ये सिकल केसेस अगर HbSS है तो वो प्योर सिकल है। ये कभी कभी हमारे दूसरे जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर के साथ भी मिलके आ सकता है, लाइक थैलेसीमिया, तो सिकल बीटा थैलेसीमिया हो सकता है, या ई थैलेसीमिया करके सिकल ई थैलेसीमिया भी हो सकता है। तो इस टाइप से भी हमको समझना चाहिए, ये एक चीज है, इससे हम रोक सकते हैं। और पेरेंट्स के लिए एक ही सबसे बड़ा चीज है, एक्सेप्ट द डिजीज। एंड बच्चे को भी आप
क्या बोलना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग दें। ये बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर आप प्रॉपर केयर लिए, तो ये बच्चों को हम आगे भी ये दे कैन बिकम अ डॉक्टर, दे कैन, बहुत सारे सिकल केसेस हैं जिन लोग डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। इनको पॉजिटिव थिंकिंग देना है कि दे कैन डू वेरी वेल इन द लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स बाय विद दिस मेडिकेशंस। एंड कोई कोई बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की भी जरूरत पड़ सकती है, जिनको क्रॉनिक एनीमिया रहता है, जिसको स्ट्रोक आया हुआ रहता है, जिसको स्प्लीन में सिक्विस्ट्रेशन रहता है, माने कि बहुत सारा ब्लड आपका स्प्लीन जो एरिया में आ जाता है, जहाँ पे फिर आपको बहुत पेन होने लगता है। ऐसे केसेस में हमको, और प्रेगनेंसी के समय हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देने की जरूरत पड़ती है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने बहुत अच्छे से आज हमें पेडिट्रिशियन की दृष्टि से आपने सिकल सेल बच्चों को कैसे हम हैंडल करें, बहुत सरल शब्दों में बताया मैडम। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय थैंक आज हमें दिया और हमें मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद मैडम। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली कड़ी में। नमस्कार। नमस्ते।